देखो सबने मैपिंग कर लिया। आप लोग बताया था कि एक मैप लेकर आया करो, आप लोग कितनी दिक्कत नहीं आएगी मैपिंग करने में। ब्लैक मैप आता है एक बिल्कुल ब्लैंक पेज पे आता है ना, 1 रुपये के साथ आता है, वो लेकर आया करो आप लोग। ठीक, रोज लाओगे अच्छा रहेगा। देखो रोज मैप तो आप लोगों से बनेगा नहीं, टाइम खराब होगा। ठीक, देखो आज एक क्लास में पढ़ाऊंगा आपको मिट्टी, ठीक, जिसे हम सॉइल कहते हैं। मिट्टी से जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलता होगा कि ये मिट्टी किस स्थल में पाए जाते हैं और इन मिट्टी से क्या क्या हमें चीजें मिलती है। ठीक, अब भारत के अंदर मिट्टी की बात करें तो भारत में जैसी भूमि भारत की है उस तरह की अलग अलग हमें मिट्टी देखने को मिलती है। भारत में अगर हम कृषि अनुसंधान की बात करें, आईसीएआर के बात करें, भारतीय कृषि अनुसंधान के अकॉर्डिंग, ठीक, तो उसने बताया कि भारत के अंदर 8 प्रकार की मिट्टी है। आईसीएआर का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में। कई बार क्वेश्चन आपका हेडक्वार्टर से आता है कि आईसीएआर का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो नई दिल्ली में। ठीक, मिट्टी जुड़े हुए क्वेश्चन आपके मैपिंग में कर रखा हूं, जितनी ही मिट्टियां हैं भारत में किन किन एरियाओं में इसका विस्तार है। तो भारत के अंदर जो मिट्टी है, सबसे अधिक मात्रा में जो मिट्टी हमारी है वो आपका जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी को समझने से पहले आपको मैं पढ़ाया था प्लेट्यू। आपको पता होगा कि जब भारत की भूमि, जब हिमालय बन रहा था, जब हिमालय का निर्माण हुआ था, कि आधा भाग जो था हिमालय का, जो ये आपका था, ये हिस्सा आपका नीचे में था और एक हिस्सा आपका ऊपर में था। ठीक, इन दोनों गोंडवाना और अंगारा लैंड, ठीक, अंगारा और गोंडवाना, इन दोनों के आपस में टक्कर होने से हिमालय का निर्माण हुआ। अब जब कोई दो भूमि आपस में टक्कर खाएगी तो क्या बीच में गड्ढा होगा? तो मैंने आपको पढ़ाया क्या, पर्वत, मैदान, पर्वत, पठार और तटीय इलाका, बच गया आपका मैदान। भारत की भूमि जो है 4 पार्टों में डिवाइड है, पर्वत, पठार, तटीय मैदान और ठीक मैदान। अब देखो पहाड़ पढ़ा दिया आपको मैंने, 4 तरह के पहाड़ थे। कौन कौन? हिमालय के 4 पार्ट है। कौन कौन से? ट्रांस हिमालय, विरहद जिसे मेन हिमालय कहते हैं, मध्य जिसे लघु हिमालय कहते हैं, और ये आपका शिवालिक है ना। सबकी अलग अलग शाखा। जब विरहद हिमालय की एक शाखा पूरब की पश्चिम की ओर है उसे हम क्या कहते हैं, नंगा पर्वत कहते हैं, नंगा हिल्स कहते हैं। और जब पूरब की ओर है उसे क्या कहते हैं, नमचा बड़वा है, जो आपका अरुणाचल प्रदेश में। जो आपका लघु हिमालय है ये घूमने जगह है, यहाँ पे घास के मैदान देखने को मिलेंगे आपको, जितने भी आपका नैनीताल, ठीक, इसके अलावा मनाली हो गया, कुल्लू हो गया, ठीक, जितने भी आपके चीज घूमने वाली चीज कहाँ मिलेगी आपको, लघु हिमालय में। और शिवालिक में आपके दून और द्वार, हरिद्वार, देहरादून, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। ट्रांस हिमालय का हम पढ़ाए थे आप लोगों को कि ट्रांस हिमालय में 4 पहाड़ी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन K2 जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं और ग्लेशियर बूम भी कहते हैं। ठीक, तो ये आपकी ऊंची चोटी थी। इसके अलावा इनमें देख लो कितने पहाड़ थे, जिनमें आपका माउंट एवरेस्ट भी आता है, मैकालू भी आता है, नंदा देवी आता है, ठीक, बंदरपूछ आता है, कामेट आता है। इन सब पहाड़ों के बारे में पढ़ाया था। इनमें तो बता दिया घाटी क्षेत्र होता है, यहाँ पे घूमने जगह होती है, और ये आपका शिवालिक होता है। ठीक, तो भारत की जो भूमि है वो पहाड़ी इलाका से पढ़ा दिया, खत्म हो गया। पठार भी आपका प्लेटियो पढ़ाया था इन हिस्सों में, ठीक, क्योंकि ये पुराना भाग है, ये आपका प्लेटियो हो गया, पठार हो गया, और ये आपका पर्वत हो गया। इन दोनों के टक्कर से क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। जब दो भूमि के आपस में टक्कर होती है तो बीच में क्या होता है, गड्ढा बन जाता है। तो वो गड्ढा भरा कैसे? आज से 11 करोड़ वर्ष पहले हम देखते हैं कि इन दोनों भूमियों के आपस में टक्कर हुई थी। ठीक, तो बीच में क्या हुआ, गड्ढा हो गया। तो गड्ढा को भरा किसने? नदियों ने। अब देखोगे कि इन एरियाओं से आपको नदियां आएगी। जितने भी आप भारत का ये एरिया देखते हो आप, ये क्या है, नदियों का मार्ग है। यहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं, कई नदियां तो विलुप्त हो गई। अगर आज की बात करें, गंगा, ठीक, ब्रह्मपुत्र, कोसी, यमुना, सतलुज, जितनी भी नदियां हैं वो सब नदियां कहां से निकलती है, इन एरियाओं से, हिमालय पहाड़ से। तो नदियां जब भी निकलती है तो कहां से निकलती है, पहाड़ी इलाकों से। ढलान से जब गिरेगी नदियां तो क्या उसमें स्पीड होगी नदी में, और जब अपने स्पीड ले गिरेगी तो क्या होगा, वो पत्थर को तोड़ते हुए गिरेगी, पत्थर को लेते जाएगी ना। तो जब साथ में पत्थर को लेते जाएगी तो क्या होगा, कंकड़ पत्थर छोटे छोटे बारीक दाने मर जाएंगे, और वो क्या करेंगे, जहां खाली जगह वहां को उसको भर देगा। तो ये जगह भर गया, ये एरिया खाली था, इसको भर दिया कि नहीं। पहले ये एरिया ऐसा धसा हुआ था ऐसे, ठीक, बीच में गड्ढा था। तो यहां से नदी आई, ऊपर से नदी आई, ठीक, तो क्या हुआ, ये एरिया मिट्टी के कारण से
भर गया। अगर ऐसा समझते नहीं हो तो आप, कोई बच्चा गांव से जुड़ा होगा, उनको पता होगा कि जब आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, जो बिहार से, यूपी से बिलोंग करते हैं, जिनके एरियाओं में बाढ़ का पानी आता है, तो उन एरिया में अगर हम बात करें, बिहार की बात करें, ठीक, क्योंकि बेसिकली नदियाँ की जो बाढ़ आती है कहाँ पे आती है? बिहार में आती है। तो बिहार का मैपिंग अगर देखोगे तो कुछ इस तरह बना हुआ है, ठीक, ऐसे है, ठीक, ऊपर से नदी आती है। अब इन एरियाओं में अगर मैं अपने गांव की बात करूं तो मेरा गांव यहां पे है। अगर मैं अपनी बात करूं कि 20 साल, 10 साल, 15 साल पहले जब मैं गांव में था, तो उस टाइम में हमारी जो घरें थी, घर की जो सीढ़ियां थी वो ऊंची थी बिल्कुल, और सड़कें बिल्कुल नीचे। आज के टाइम की बात करूं, सड़कें ऊंची हो गई, घर के जो आंगन है वो नीचा हो गया है। क्यों? क्योंकि बाढ़ का पानी आया, अपने हाथ मिट्टी और गाद लाया और उसको भर दिया। तो अब बताओ, जब हम 10 साल में इतना बढ़ रहा है, तो आपको 11 करोड़ वर्ष पहले से ही इनमें जो है नदियों का जो है बहाव आ रहा है। तो कितने पानी को इकट्ठा, मिट्टी को इकट्ठा किया होगा, ठीक। अब इन मिट्टी में जो मिट्टी होती है इसे कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी आपके दो प्रकार के, एक होता है खादर और एक होता है बांगर। अब एग्जांपल के थ्रू समझो आप, जो बांगर मिट्टी होते हैं वो नई जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक, क्योंकि नदियों में हमेशा बाढ़ आती है कि नहीं? मान लो ये आपकी नदियां हैं, ठीक है। अब यहां मान लो बाढ़ का पानी है, तो यहां पे कौन सी मिट्टी होगी इन एरियाओं में? नई जलोढ़ मिट्टी। इसे क्या कहेंगे? बांगर या खादर? खादर कहेंगे। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहेंगे, और जो ऊपरी हिस्सा होगा उसे क्या कहेंगे? बांगर। अगर ऐसे नहीं तो ये समझो आप, ये मानो नदी है, ठीक, इसी नदी बह रही है, जो ये एरिया होगा वो क्या होगा? खादर होगा, क्योंकि यहां पे पानी हमेशा आगमन होता है पानी का, बाढ़ से लबालब पानी हर एक मौसम में। तो क्या होगा? यहां पे मिट्टी जो होगी वो खादर होगी, नई जलोढ़ मिट्टी। और इसके बाद ये एरिया, इसके ऊपरी भाग में जहां पे साल में एक बार बाढ़ का पानी आता है, तो वहां पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो क्या ये मिट्टी उपजाऊ होती है? एग्रीकल्चर लाइक की काफी अच्छी भूमि होती है। तो इनमें एक चीज जो है, भारत के अंदर मोस्टली जितने भूमि है ना, उनमें आपको ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। जी आप दिमाग में बिठा लो कि भारत के लगभग सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस मतलब गर्मी होती है। तो इसकी कमी होने के कारण हम क्या करते हैं, जब गांव में खेती करते हैं, अभी गेहूं का महीना चल रहा है, तो भूमि में क्या होता है? ह्यूमस नहीं है, तो हम यूरिया खाद डालते हैं, सफेद कलर खाद आता है यूरिया, लेकिन पोटाश नहीं डालते। पोटाश कम भूमि में डाला जाता है, जैसे दाल खेती हो, दलहन खेती, उसमें डालते हैं पोटाश, ठीक। या कभी कभी गेहूं में जब ह्यूमस अधिक कम होता है, पोटाश कम होता है, तो हम डालते हैं। लेकिन जलोढ़ मिट्टी में देखते हैं कि पोटाश की मात्रा अधिक पाई जाती है। लेकिन भारत के लगभग सभी मिट्टी में ह्यूमस, फास्फोरस और किसकी? नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, ठीक। तो इन क्षेत्रों में आपकी जो फसल उगेगी वो कौन सा फसल होगा बताओ? चावल, दाल, गेहूं, तिलहन, दलहन, ये मिलेंगे। तो इन एरियाओं में यही चीजें उगते हैं, ठीक। दाल, दलहन, दलहन कहते हैं, तिलहन हो गया, ठीक, चावल, गेहूं, ठीक, ये सब चीजें। तो इन चीजों का उत्पादन कहां होगा? आपका जलोढ़ मिट्टी पे। जलोढ़ मिट्टी का जो एरिया आपका पंजाब से शुरू होकर के इधर असम के अंदर आता है, मेघालय नहीं, असम, अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं, ये सीधे यहाँ पे। अब कुछ भाग आपका पश्चिम बंगाल में, झारखंड में आपका नहीं होगा, क्योंकि झारखंड का जो एरिया है वो पठारी एरिया है, ठीक। तो वहां तो अलग मिट्टी होगी। जो मैदानी इलाका है, जहां पे मैदान होगा वहीं पे होगा ना। आप कहोगे साउथ में मैदान है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेट्यू बसा हुआ है, और इसके अलावा इधर भी जहां नदियों का आगमन ज्यादा होगा वहां पे आपको जलोढ़ मिट्टी की अधिकता पाई जाएगी। कोई दिक्कत? जलोढ़ मिट्टी समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? तो जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? पोटाश की अधिकता होती है। अब आते हैं भारत के अंदर जो दूसरी मिट्टी है वो आपकी है लाल मिट्टी। भारत के अंदर लाल मिट्टी दूसरे स्थान पर आता है, लेकिन लाल मिट्टी को हम बंजर मिट्टी कहते हैं, क्योंकि इसमें उत्पादन अधिक मात्रा में नहीं हो पाती है। इनके उत्पादन नहीं होने का मेन कारण आपको पता था मानसून, क्योंकि मानसून का जब आगमन होता है तो इन एरियाओं में वर्षा होती है, इन एरियाओं में, लेकिन ये एरिया आपका सूखा रहता है, ठीक। और ये लोह ऑक्साइड के कारण इसमें जो है इसका जो रंग होता है वो लाल होता है। एक क्वेश्चन याद रखना इससे कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लोह ऑक्साइड। ये देखो मैं लिख रखा है आपको, लोह ऑक्साइड के कारण आपका जो इसका रंग जो है वो लाल होता है।
ठीक, इसका जो फैलाव है ये देखो इन एरिया में होता है। थोड़ा बहुत आपका तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, इन एरियाओं में आपको लाल मिट्टी देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपका इन एरियाओं में, कहाँ पे, झारखंड के एरिया में, छत्तीसगढ़ थोड़े बहुत भाग में। इसके बाद आपका ये जो इतने भी एरिया आपका, अब पता होगा मैपिंग के थ्रू देखोगे आप, ये आपका त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक, यहीं पे आपका क्या कहते हैं नागालैंड हो गया। इन एरियाओं में आपको क्या है, यहाँ पे आपको अक्सर लाल मिट्टी देखने को मिलेगी। तो इस चीजों को बारीकी समझे, क्योंकि लोह ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। ठीक है, इस मिट्टी में भी पोटाश की अधिकता होती है, लेकिन ह्यूमस की कमी होती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की थोड़ी बहुत अधिकता होती है। लेकिन जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और किसकी, ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन पोटाश की अधिकता होती है। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है कि जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो पोटाश, सबसे कम मात्रा में ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको मैपिंग थ्रू पढ़ा रहा हूं। ठीक, इसके बाद आपका है दूसरे स्तर पे काली मिट्टी। काली मिट्टी से हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ब्लैक सॉइल से कहते हैं, ब्लैक सॉइल जिसे हम रेगुर सॉइल भी कहते हैं। और ब्लैक सॉइल का निर्माण होता कैसे है, ये भी होता है ना। तो ब्लैक सॉइल निर्माण में जब पढ़ाया था, मेरे प्लेटिव पढ़ाया था, पता था होगा आपको कि ये जो एरिया है ये क्या हुआ, टक्कर हुआ। टक्कर होने से क्या, ज्वालामुखी फटेगा ना, क्योंकि जब जमीन है जो है, जमीन ये मान लो गोंडवाना लैंड है, ठीक है, और ये हो गया आपका अंगारा लैंड। तो ऐसा तो नहीं है कि पानी में तैर करके जमीन चलेगी ऐसे ऐसे करके, उसके पास पैर होगा तो चलेगा नहीं। तो वो क्या करेगा, जमीन को खींचते जाएगा नीचे से। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही जमीन में टक्कर मारा तो निचला जो भाग था वो टक्कर हुआ। और पता है आपको पृथ्वी 3 लेयर से बना हुआ है। पहला लेयर आपका मतलब परपट्टी है, दूसरे लेयर में क्या है, ज्वालामुखी है। जैसे ही टक्कर हुआ दूसरे परपट्टी में क्या हुआ, ज्वालामुखी फटा। तो इन एरियाओं में, महाराष्ट्र के इस एरिया में जहां पर भी देखोगे आप फ्यूल्स मिलते हैं, उन एरिया में क्या हुआ, ज्वालामुखी फटा, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। अब क्या हुआ, ज्वालामुखी की जो लावा है वो क्या हुआ, चट्टान बदल गया। अब वही चट्टान जो है क्या रूप ले लिया, ब्लैक सॉइल का रूप ले लिया, काली मिट्टी का रूप ले लिया। तो भारत के अंदर ब्लैक सॉइल की सबसे अधिक जो जगह है वो आपका महाराष्ट्र में है। ये जो मिट्टी है काफी मजबूत होती है, इसमें दरारें पड़ी होती है। ठीक, दरारें इतनी भयंकर दरारें हो, जैसे लगा कि पानी की कितनी कमी यहाँ पे है। और जाहिर सी बात है इंडिया में पानी की बहुत किल्लत है, और यहाँ पे सबसे अच्छे किस्म के कपास उगाए जाते हैं। इस फसल, इस मिट्टी में जो उगाया जाता है वो क्या होता है, कपास की खेती होती है, और अंगूर भी इसमें उगाया जाता है। इसके अलावा मोटे अनाज, ठीक, बाजरा की बात करोगे, जो मैं कृषि पढ़ाऊंगा तो उन्हें बताऊंगा कि इन एरियाओं में कौन कौन से एरियाओं में फसल उगाया जाता है। क्योंकि मिट्टी अगर समझोगे तभी आपको कृषि, एग्रीकल्चर के जो अनाज है उनके बारे में आपको समझ आएगा कि कौन से फसलें कहाँ पे अधिक मात्रा में उगाई जाती है। क्योंकि अगर आप कोई बुक से पढ़ते हो, लूसेंट हो गया, कुछ से पढ़ते हो, तो आपको रट्टा मारना होता है एक चीज से। ठीक, उनको रटोगे, आज दिमाग में रहा, कल भूल जाओगे। अगर आप उसको सिक्वेंसी मैप के थ्रू पढ़ते हो और आपको लाइन बाय लाइन पढ़ते हो तो आपको दिखते नहीं आती है। ठीक, अभी मिट्टी पढ़ लिया आपने, अब मिट्टी के बाद आप क्या पढ़ोगे, सिंपल सी बात, एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा, पार्ट है ना। इसके बाद ब्लैक सॉइल में समझिए क्या होता है, ब्लैक सॉइल में आपका आयरन, एल्युमिनियम और चूना की अधिकता होती है। अधिकता किस किस चीज की होती है, तो आपका आयरन, एल्युमिनियम और चूना, इसकी अधिकता होती है किसमें, काली मिट्टी में। क्या काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस कमी होगी? क्योंकि भारत के लगभग सारी मिट्टियों में इनकी मात्रा कम होती है, पोटाश की मात्रा अधिक होती है। इसमें जो है कौन सी खेती होती है, कपास की, अंगूर की और मोटे अनाज मतलब बाजरा खेती होती है। बाजरा, मोटे अनाज में बाजरा आता है तो बाजरे की खेती होती है। ठीक, ब्लैक सॉइल में कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब आते हैं हम लेटराइट सॉइल पे। लेटराइट सॉइल जो कि काइंथ्री चट्टान से बना हुआ है। अब एक चट्टान होता है जो बिल्कुल बन गया। अब मान लो कि काइंथ्री मतलब क्या, जब चट्टान अपना रूप बदलता है, चट्टान अपना रूप बदलता है तो वो छोटे छोटे कण जो है बिखर देता है, तो उसे हम लेटराइट सॉइल कहते हैं। लेटराइट सॉइल में आयरन और सिलिका की अधिकता होती है। और ये आपका जितने भी ये भाग होंगे कहां पे, पश्चिमी घाट, क्योंकि सबसे अधिक वर्षा यही होती है। तो यहां पे जो वन होंगे कैसे होंगे, घने वन होंगे। ठीक, पेड़ पौधे कैसे होंगे, रबर के पौधे और इलायची के, काजू के और चाय की खेती होगी। अब देखो मेघालय में, क्योंकि यहां भी वर्षा होती है अधिक,
सबसे अधिक वर्षा दुनिया में क्या होती है? मानसून मेघालय में, पश्चिमी घाट में, क्योंकि यहाँ पे घाट है, मानसून आया टकरा गया और टकराने से बारिश होगी यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे जो वन पाए जाए घने होंगे? मिट्टी उपजाऊ होगी, ह्यूमस होंगे मिट्टी में, ये ह्यूमस भी होगी इसमें, क्योंकि गर्मी इसमें अधिक होगी मिट्टी में, क्योंकि यहाँ पानी पड़ेगा। ठीक, पोटाश होगा इसमें, नाइट्रोजन होगा, सारी चीजें इसमें होगी, क्योंकि दुनिया की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी इसी को मानी जाती है। क्योंकि अगर लेटराइट मिट्टी होनी जहां पे अधिक वर्षा होगी, ठीक है, क्योंकि लेटराइट मिट्टी में अधिक पानी होने के कारण यहाँ की जो भूमि होगी उपजाऊ होगी, और यहाँ पे मुख्य फसल का नाम याद रखना, चाय, कॉफी, काजू, रबर, ठीक, बांस, केले, इलायची, इनके पौधे आपको अधिक मात्रा में यहाँ पे देखने मिलेगा। अगर मेघालय की बात करें तो एक जीता जागता रबर का ब्रिज बना हुआ है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जीता जागता रबर का ब्रिज जो है किस जगह बना हुआ है, तो आपका मेघालय में, क्योंकि रबर के पौधे आपके मेघालय में भी है और इन एरियाओं में। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। लाल लेटराइट हो गया। अब आता है मरुस्थलीय भूमि। मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ होती है? राजस्थान में। कहाँ की? क्यों? यहाँ पे वर्षा कम होती है, पानी कम होती है, यहाँ की भूमि खत्म होती है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्षा होती है वो मात्र 70 सेंटीमीटर होती है। अब वर्षा को मापने की विधि होती है। आपके यहाँ पे अगर बारिश हो, कभी मानसूनी बारिश हो ना, तो एक वो लेना, जग लेना और छत के ऊपर रख देना। ठीक, जितनी वर्षा होगी ना जग में भर जाएगा। अब एक क्यूब आता है मापने वाला, वो डालो, देखो कितनी सेंटीमीटर वर्षा हुई है, आप खुद ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो राजस्थान के अंदर मात्र 70% सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो यहाँ पे जो उपजाऊ होगी, क्या अधिक होगी कम होगी? कम होगी। क्या यहाँ पे अच्छे फसल होंगे? मोटे अनाज होंगे यहाँ पे भी। ठीक, यहाँ पे कैक्टस के, बबूल के ये पौधे, मैंने वन पढ़ाए थे आप लोगों को, देखो समझ में आ रहा है, क्योंकि मिट्टी पढ़ोगे तो आप लोगों को बहुत चीज समझ में आएगी। इसके बाद आपका आता है पाट एवं क्षारीय और लवणीय मिट्टी। देखो लवणीय मिट्टी अब कहाँ होगा? आपका समुद्री के इलाकों में। जितने भी समुद्री एरिया होगा, समुद्र के पानी का प्रभाव पड़ेगा और जो उससे मिट्टी बनेगी वहीं पर आपको ये मिट्टी पाई जाएगी। तो लवणीय और क्षारीय मिट्टी को इतना हम नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते क्या है? पर्वतीय मिट्टी। अब पर्वतीय मिट्टी कहाँ पे? इन एरियाओं में, हिमालय के ऊपर। हिमालय जितने भाग है यहाँ पे आएगा ना, देखो मैंने लिखवा रखा है। तो यहाँ पे क्या माउंटेन हिल्स पे कम वन पाए जाते हैं। वन कैसा होता है? शंकुधारी। यहाँ पे किस चीज की खेती होती है? सेब की और चाय की, नाशपाती की, संतरे की, इनकी खेती होती है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो इनमें आपका सबसे मेन आपका जो टॉपिक है वो आपका मरुस्थल है, जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी को हम एक तरह से काप मिट्टी भी कहते हैं, काप मिट्टी। ठीक, क्योंकि ये सबसे कीचड़ वाली मिट्टी होती है। अभी आप बरसात हो जाए तो अपने नीचे देखो कितनी कीचड़ होती है। ठीक, होती है ना कीचड़, इसे काप मिट्टी भी कहते हैं। और काप मिट्टी ऐसी होती है, उपजाऊ होती है काफी मात्रा में, क्योंकि उसमें अधिक हमेशा जो है पानी का जमाव होते रहता है। समझने में कोई दिक्कत? रिपीट करें एक बार। जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक किस मात्रा क्या होती है? पोटाश। किसकी कमी होती है? इसमें कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं? दलहन, तिलहन। कोई दिक्कत? इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ी दिक्कत आएगी, वो थोड़ा हैंडल कर लेना अपने आप में। ठीक है। इसके बाद जलोढ़ मिट्टी कितने भाग होते हैं? दो पार्ट है, एक खादर और एक बांगर। ये आपका इंग्लिश में भी खादर कहते हैं, हिंदी में भी खादर कहते हैं। खादर और बांगर। खादर मिट्टी कौन सी होती है, नई या पुरानी? बांगर क्या दोनों उपजाऊ मिट्टी होगी? दोनों उपजाऊ होगी। ठीक, लेकिन जो जलोढ़ होगी वह खेती क्या होगी? बांगर में या खादर में? क्योंकि खादर में अगर खेती हो गई, खादर में अगर खेती कर दे तो पानी आके फसल को लेकर चला जाएगा अपने साथ। अब कुछ टाइम ऐसा आएगा, आज से लगभग 100-200 साल बाद कैसा आएगा कि ये भूमि पूरी भर जाएगी, तो यहाँ पर नदियों का आगमन बंद हो जाएगा। आएगा ही नदी आएगी नहीं, क्योंकि नदी उसी रास्ते जाती है जहाँ पे ढलान हो। ऐसा तो नहीं है नीचे चलेगी ऊपर नदी, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी है? नदियाँ जो है ऐसे चलती है ढलान पे। तो ये एरिया तो बंद होने वाला है कुछ दिन बाद, फिर क्या करोगे आप लोग? हम तो रहेंगे ना, यही बात है। ठीक है। तो इसके बाद मृदा अपवर्तन। अब देखो इन टॉपिकों को समझने के बाद हम कहते हैं कि मिट्टी का कटाव क्यों हो रहा है आजकल। आज मिट्टी कटाव मतलब कट रहा है। मिट्टी कटाव को बचाने के लिए क्या क्या तरीके किए गए? तो पता होगा कि इन एरियाओं में मिट्टी बहुत कटती है।
आप गांव जाओगे ना, जब नदियों में बाढ़ आता है ना, तो जहाँ पे जब नदी लबालब हो तो नदी के बगल में खड़े हो जाओ, जहाँ खड़े होगे ना वही धंस जाएगा आपसे। अब पता चले पता कि आप नदी के अंदर ऐसे कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, ठीक। बड़े बड़े जो है ना शील, वो धंस जाते हैं नीचे मिट्टी के। तो मिट्टी का कटाव होता है, और वो मिट्टी क्या होता है, वेस्ट होता है, वो सब क्या होता है, समुद्र में जाकर के बह जाता है। ऐसा होता है ना। तो मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए क्या किया गया है, मृदा अपवर्धन बोर्ड की स्थापना की गई। कब? आपका 1953 में, ठीक है। कोई दिक्कत? बोलो। मृदा अपवर्धन, जो आपका अपवर्धन क्या बोलते हैं, मृदा अपवर्धन को इंग्लिश वाली सर्च कर लेना। कटाव, मिट्टी कटाव, सीधी बात है, मिट्टी का कटना। ओके, मिट्टी कैसे करती है? अब मान लो कि नदियां जा रही है, नदियां, अब इधर की जो नदियां होगी, ये नदियां अपने आप में युवा होती है, मतलब नई नई नदियां होती है, युवा नदी, क्योंकि हिमालय एक युवा अवस्था में है। यहाँ आपका पुराना पठार हो गया, ये पुराना हो गया, ये नया हो गया, ठीक। तो यहाँ की जो नदियां होगी युवा अवस्था में होगी, तो युवा लोग चलते कैसे हैं, ऐड करके टेढ़े मेढ़े, ठीक, चलते हैं ना टेढ़े मेढ़े। तो यहाँ जितनी नदियां होगी ना वो ऐसे चलती है, सांप के गाड़ में चलती है, ऐड के चलती है, ऐसे घूम घूम करके। तो जब घूमेगी ये तो मिट्टी काटेगी, तो उस कटाव को बचने के लिए, क्योंकि वे मिट्टी वेस्ट हो रही है, अगर वही मिट्टी कट के निकल गया तो फिर क्या होगा, कृषि लायक भूमि बचेगी नहीं ना। अभी भी जाओगे जहां नदियों, मैं तो आप एग्जाम्पल देता हूँ, बिहार का चले जाओ, बिहार, और बिहार के ना उत्तर बिहार चले जाओ, चल जाएगा पता मिट्टी कैसे करती है। और खासकर कोसी नदी ना, कोसी नदी जैसे बिहार का शोक कहते हैं, वहां जाओ, चले गया पता। रात में आप खटिया लगा के बैठो यहाँ पे, और सुबह होते हो आप देख कहीं और से निकल गए। ऐसे होता है कई बार, समझे। तो कोसी नदी को बगावती नदी कहते हैं। एक बार एक अंकल खटिया लगा सो रहे, भोज हो रहा था, छत के ऊपर भोज हो रहा था, ठीक है। कोसी नदी में बाढ़ आया सुपौल जिला में, आज से 8-9 साल पहले की बात है, जब मैं गाँव में था, सुपौल जिले में। हाँ, मैं गाँव में था, हमारे गाँव में बाढ़ आई तो बहुत तगड़ी, 2004 की बात, हाँ 2004 में। तो भोज हो रहा था, मैं कोई मर गया था, भोज हो रहा, पता चला कि बांध टूट गया। वहाँ पे भोज जहाँ हो रहा था ना, वो घर सहित सब बंदे को लेकर चला गया। बहुत लोग मरे थे, पता ही नहीं चला कहाँ गए। एक अंकल खाट पर सो रहे थे, खाट ही ले गायब हो गया, पता नहीं चला वो तैर रहे पानी में। तो मैं गाँव में था, मैं उस टाइम बच्चा था, और उस टाइम लालू की सरकार थी जैसे। नहीं, मैं बच गया था, हमारे गाँव में पानी था, मैं इतने देर में जाता था तैर करके, तो मैं स्विमिंग करना सीख गया था उस टाइम पे, 2-4 मिनट स्विमिंग करना सीख गया। तो कोई दिक्कत इसमें? इससे जुड़े हुए जितने क्वेश्चन होंगे आपसे, वो एग्जाम हो जाएगा। अगर आप इस चैप्टर को समझ चुके हैं, अगर ना समझे तो वीडियो को आप दोबारा देखने का प्रयास करें, ठीक। और इसके बाद अगर समझ गए तो अगला टॉपिक आपका एग्रीकल्चर होगा, कृषि के ऊपर। तो ये इन्हीं मिट्टी के आधारित पे होगा, तो आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। तो आप बच गए आपके ज्योग्राफी के 6 टॉपिक और भारतीय भूगोल में। इसके बाद आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी चलेगा, ठीक, लेकिन इस बीच में आपका टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा मैं एक नोटबुक दूंगा आप लोगों को, भी नोटबुक बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए, ठीक, अपनी तरफ से, वो आप लोग प्रोवाइड कर लेना, ठीक है। पीडीएफ दूंगा नहीं, तो ऐसे आपको नोटबुक बना के दे दूंगा आप लोगों को, अच्छा सा बुक टाइप में, ज्योग्राफी का अलग, हिस्ट्री का अलग, ठीक है।